नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। से बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमले किए और अब सड़क पर भी घेराव की तैयारी में है कांग्रेस। 26 दिसंबर को कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बेलगावी इस जगह का भारत में ऐतिहासिक महत्व है। अपने कार्यक्रम को इतिहास की इस घटना से जोड़ते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि तब 26 दिसंबर 1924 सत्याग्रह। 1924 में बेलगावी, पूर्व में बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां सत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिन्होंने कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब 26 दिसंबर 2024 नव सत्याग्रह। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रपति पद पर पदार्पण के ठीक 100 साल बाद 26 दिसंबर 2024 को कांग्रेस बेलगावी में अपनी कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी साल के लिए पार्टी की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना और गंभीर राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना है। आपको बता दें कि 1924 में बेलगावी में हुआ कांग्रेस का सेशन इकलौता ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इसलिए इसे काफी अहम माना जाता है। और अब इसी जगह से पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनाने का आह्वान किया है। इस बैठक में पार्टी देश में वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दों पर अपनी योजना बनाएगी, जिसमें संविधान का मुद्दा, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग, मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी राजनीति के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का मुद्दा भी शामिल है। कांग्रेस ने कहा कि बेलगाम सत्र की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 दिसंबर 2024 को एक रैली भी आयोजित करेगी। उनकी इस घोषणा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के देशव्यापी प्रदर्शन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और अब वो नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर पर दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही एनडीए में हलचल मची हुई है। सहयोगी दल भी अमित शाह के बयान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इस विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सभी की नजरें नीतीश कुमार पर ही टिकी रही, क्योंकि नीतीश की नाराजगी की खबरें इन दिनों काफी ज्यादा चल रही हैं। और इन खबरों के बीच एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर से गायब दिखाई दिए, जिसके चलते बिहार की सियासत में भी हलचल मच गई है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार डॉक्टर अंबेडकर विवाद के बाद से ही अमित शाह के उस बयान पर नाराज हैं, जिसके मायने है कि बिहार में जिस दल को ज्यादा सीट मिलेगी उसका सीएम होगा। नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश को एनडीए की बैठक के लिए न्योता भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होकर अपने तेवर दिखा दिए। इस बीच बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना है, हमें अपनी नीतियों पर आगे बढ़ना है। बैठक में जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर विवाद को लेकर बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि उसे भी इस विवाद में बड़े नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। साथ ही इस बात का भी एहसास हो गया है कि उसके सहयोगियों के सुर डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर विपक्षी दलों से मिलते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच प्रक्रिया में एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ईडी किसी के भी मोबाइल या लैपटॉप से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम आदेश लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस में आया है। इस आदेश को ईडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी। इसने 2014 से 2019 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे। इसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया था। इसे लेकर ईडी ने 6 राज्यों की 22 जगहों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई मेघालय पुलिस की शिकायत पर की गई थी। इन छापों में 12.41 करोड़ नकद बरामद हुए थे। छापेमारी के बाद ईडी की तरफ से दावा किया गया था कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इन बॉन्ड्स के जरिए उसने विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। इसी कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि डिजिटल डिवाइस में निजी जानकारियां होती हैं जो किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी को उजागर कर सकती हैं। फ्यूचर गेमिंग की दायर याचिका में ईडी की तलाशी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोबाइल फोन, डेटा डंप वाले कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स और कुछ ईमेल्स का बैकअप शामिल है। इन्हीं को लेकर अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि वो इस कार्रवाई में जब्त मोबाइल फोन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से कोई भी डेटा एक्सेस या कॉपी ना करे। कोर्ट के इस फैसले से ईडी की कई पुरानी जांचों पर तो सवालिया निशान खड़े हो ही रहे हैं, तो वहीं आगे की कार्रवाई को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर ये फैसला ईडी के लिए एक बड़ा झटका माना जाए। मणिपुर की जनता एक आम जिंदगी की मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से प्रदेश में हिंसा चल रही है, ऐसे में ये मुमकिन नहीं है। कुकीजो और मैतेई समुदाय के बीच का टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा और इस बीच मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने इस हिंसा को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के पीछे कोई अदृश्य हाथ लगता है। जब भी स्थिति सामान्य होने लगती है, कोई ना कोई हिंसा की नई खुराक दे देता है। ये किसका हाथ है, ये मुझे अभी तक साफ नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 60,000 सैनिकों के साथ भी सरकार कानून और व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ है। मणिपुर में सामान्य स्थिति और शांति बहाली पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम संघर्ष की थकान के खत्म होने का इंतजार करते हैं तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उनके इस बयान से साफ है कि प्रदेश में हालात कितने चिंताजनक है। अगर अब भी इन पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आंकड़ों की माने तो मणिपुर हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि सरकार को दोनों समुदायों के विस्थापित लोगों को उनके घर वापस जाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने राहत शिविरों का दौरा किया है, मैं लगातार यही सुनता हूं कि हम घर वापस जाना चाहते हैं। क्या सत्ता से ये मांग करना बहुत ज्यादा है कि इन राहत शिविरों में रहने वाले हर व्यक्ति को उनके घर वापस भेजा जाए और न केवल उनके जीवन बल्कि उनकी संपत्ति और आजीविका की भी सुरक्षा की जाए। पूर्व चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के बयान ने बीरेन्द्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। मोदी सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपालों में बदलाव किया है। केंद्र ने 3 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, तो वहीं बाकी 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की है। जिन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां की गई है वो है मिजोरम में, यहाँ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को राज्यपाल बनाया गया है। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला की नियुक्ति हुई है। ओडिशा में डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को कमान सौंपी गई है। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है और केरल में राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को नियुक्त किया गया है। हालांकि आमतौर पर इस तरह की नियुक्तियों को सरकार प्रशासनिक ऑपरेशन करार देती है, लेकिन अचानक हुए इस बदलाव को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाए जाने के पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान को मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। जहां एक ओर जेडीयू और बीजेपी ने इस नियुक्ति का समर्थन किया है, तो वहीं आरजेडी ने विरोध जताया है। यानी इस नियुक्ति को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं दिलचस्प बात तो यह है कि करीब 26 साल बाद बिहार को कोई मुस्लिम राज्यपाल मिला है। दरअसल बीजेपी के साथ होने पर जेडीयू को मुस्लिम वोट पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए आरिफ मोहम्मद खान को इस परेशानी का काट माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार का यह कदम बिहार में एनडीए को कितना फायदा दिला पाता है, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि आरिफ मोहम्मद खान की इस नियुक्ति से बिहार की सियासत जरूर गर्मा। चुनाव से पहले डीबी लाइव ने नोट फॉर वोट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। डीबी लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बीजेपी के परवेश वर्मा पर चुनाव से पहले महिलाओं को कैश बांटने का आरोप लगा है। डीबी लाइव के संवाददाता इकरार खान ने उन महिलाओं से भी बात की जिन्हें पैसे बांटे गए हैं। उन महिलाओं ने बताया कि आधार कार्ड देखकर उन्हें लिफाफे में 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं और इसके साथ एक पैम्फलेट भी बांटा जा रहा है जिस पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो छपी है। इस खुलासे के साथ ही दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परवेश वर्मा सहित बीजेपी पर वोट के लिए कैश बांटने का आरोप लगाया। इसे लेकर केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अभी अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आ रहा हूँ। हर जगह लोगों ने बताया कि ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट के 1100 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग इनसे पैसे ले लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर परवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी पैसे के दम पर हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया कि परवेश वर्मा के घर पर करोड़ों के कैश हैं और उनके घर पर रेड होनी चाहिए। यानी देखा जाए तो दिल्ली चुनाव से पहले नोट फॉर वोट के आरोप पर बीजेपी
पूरी तरह से गिर गई। ट्रंप ने अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एरिक ने अपने पिता यानी डोनाल्ड ट्रंप की काल्पनिक शॉपिंग कार्ड डिस्प्ले की है। इसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर की फोटो दिख रही है। एरिक ने इस पोस्ट के कैप्शन पर लिखा है कि वी आर सो बैक, यानी हम वापस आ गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिए गए सुझाव को दोहराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद सकता है, जो पिछले 300 सालों से इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखता है। इसी को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा भी था कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दुनिया भर में स्वायत्त क्षेत्रों का अधिग्रहण करना चाहिए। वहीं बीते शनिवार को एक पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर मध्य अमेरिकी देश जलमार्ग का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी जहाजों पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाना जारी रखते हैं, तो वॉशिंगटन पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जो विश्व व्यापार का लगभग 5% संभालती है। वहीं दिसंबर महीने की शुरुआत में ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया था कि कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बना देना चाहिए। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का कथित तौर पर मानना है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदने और संभावित रूप से पनामा नहर को वापस लेने के बारे में गंभीर है।